इसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर और उसके अलग अलग टाइप के हीट की ऊष्मागतिकी में। तो सबसे पहला लिखना टेम्परेचर तापमान। टेम्परेचर तापमान, इट इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द सब्सटेंस। यह किसी पदार्थ के शीतलता और उष्णता का माप है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द सब्सटेंस। यह किसी पदार्थ की शीतलता या उष्णता का माप होता है। इसकी 4 इकाइयां हैं हमारे पास, केल्विन, सेल्सियस, रीमर और फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस, रीमर और फ़ारेनहाइट। तापमान को मेजर करते हैं हम 4 प्रकार से, केल्विन, सेल्सियस, रीमर और फ़ारेनहाइट। जनरली कहीं पर भी अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकालना है तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं, 2 यूनिट हम ज्यादा यूज करते हैं। वैसे अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो केल्विन। रियल लाइफ में जो यूज होती है वो सेल्सियस, और बॉडी का टेम्परेचर शो किससे किया जाता है? फ़ारेनहाइट से, बॉडी टेम्परेचर। रीमर लो टेम्परेचर के सिग्निफिकेंस के लिए होता है, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये यूज किया जाता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में कहा जाए तो एक सवाल लिखना, बदलने के लिए कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का तापमान सेल्सियस में 36 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि फ़ारेनहाइट में उसका तापमान कितना आएगा। सेल्सियस में कितना दिया है? 36। आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। वैल्यू को पुट करिए। C की जगह आप क्या लिख देंगे? 36। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 360, 324, 324 और 160, तब हम कहेंगे 4, 8, तो F की वैल्यू आएगी 484/5, 5 नम 45 और 96.8 फ़ारेनहाइट। 96.8 फ़ारेनहाइट। फिर एक वैल्यू लिखिएगा, अगर C की वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस हो, C की वैल्यू -40 है, तो F की वैल्यू कितनी होगी? फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? नहीं, -40 ही आना चाहिए, ये याद रखना है फैक्ट। -40 वो टेम्परेचर हैं जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये पूछा गया है। -40 अगर हम C की जगह रख देंगे तो ये आप देखेंगे कि वैल्यू फ़ारेनहाइट की भी वही आएगी, -8, 9 8 72। इस 32 को इधर लेकर आ जाइए तो -40, मतलब -40 वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू समान आती है। लिखना, ऊष्मागतिकी के नियम, थर्मोडायनामिक्स लॉ।
उष्मागतिकी के नियम। जैसे न्यूटन साहब के 3 नियम थे, वैसे उष्मागतिकी के भी 3 नियम हैं। पहला, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हाथों को जब हम रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वह हीट फ्रिक्शन वाली चेंज हो रही है थर्मल में। जैसे माइक है तो माइक में साउंड वाली एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जो मैं बोल रहा हूं, या माइक जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट करा रहा है, साउंड एनर्जी में, इसलिए माइक में बोला गया आवाज और भी बड़ा आ रहा है। जितनी भी जगह पर एनर्जी की बात करते हैं ये कभी भी उत्पन्न नहीं होती, ये केवल एक से दूसरे में बदलती है। फिर मुझे आप बताइएगा कि ऊर्जा संकट क्यों? क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते थे ना खत्म, फिर तो ऊर्जा संकट कभी होना ही नहीं चाहिए था। एनर्जी क्राइसिस क्यों? नहीं, ऊर्जा के जिस रूप में हमारे पास इस समय ऊर्जा है, हमारी मशीनरी उसी रूप का उपयोग कर सकती है। जैसे पेट्रोल भी जब एनर्जी के रूप में कंप्लीटली चेंज हो गया गैस में या CO2 में, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई मशीनरी नहीं है जो CO2 को जलाकर CO2 को कंबस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इस समय हमारे पास ऊर्जा के जो रूप हैं, धीमे धीमे वो ऊर्जा का रूप कम हो रहा है और वह उस रूप में बदल रही है जिस रूप का हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, ऊर्जा संकट, ऊर्जा क्राइसिस। अगर मैं कोई ऐसी तकनीक बना लूं कि मैं उस नई ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाऊं, तो फिर अब मेरा ऊर्जा क्राइसिस खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी में ऊर्जा संकट अलग विषय है, साइंस में ऊर्जा संकट का मतलब है ऊर्जा का जो रूप इस समय है वह अपने रूप को बदलकर ऐसे रूप में बदल रही है जिसका उपयोग अभी हम करना जानते नहीं है। जब हम जान लेंगे तब यह संकट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिखना दूसरा नियम, सेकंड रूल, ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जो प्रदान की गई ऊर्जा को 100% कार्य में बदल दे। ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जो प्रदान की गई ऊर्जा को 100% कार्य में बदल दे। Such types of machine not we can make which completely convert energy into work। ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जो प्रदान की गई ऊर्जा को कार्य में 100% बदल दे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं सकती इस दुनिया में जो पूरी तरह से दी गई एनर्जी से क्या निकाल दे, 100% वर्क। 100% ऊर्जा को कार्य में बदल पाना संभव नहीं है। इस वजह से बात ध्यान देना, हर मशीन जब एनर्जी लेती है तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने आप पर खर्च करती है और बचे हुए हिस्से से वह कार्य करती है। मतलब मान लीजिए कि कोई एनर्जी मैंने दी 100 किलो कैलोरी की, तो वह काम करेगी 70 या 80 किलो कैलोरी का, 20 किलो की कैलोरी वो अपने लिए खर्च करेगी। इसलिए इस दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाया है जो 100% वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके या एनर्जी को 100% वर्क में बदल सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाजा खुला रख ले, तो क्या उस रेफ्रिजरेटर से कमरा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि रेफ्रिजरेटर जितनी मात्रा में काम करेगा ठंडा करने का,
उससे ज्यादा वह एनर्जी यूज कर लेगा, जिसकी वजह से वो जो हीट प्रोड्यूस वो पीछे की ओर करेगा, उसकी वजह से कमरा ठंडा होने की जगह पर गर्म हो जाएगा। और अगर 100% की एफिशिएंसी होती किसी भी फ्रिज की, तो फिर फ्रिज का दरवाजा खोलने पर वह कमरे को क्या कर देता, ठंडा। इसलिए सवाल कई बार आता था कि अगर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरा ठंडा होगा या गर्म, तो गर्म। हो सकता है यूपीएससी से बदल दे, वो कहेगा कि फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरा गर्म हो जाता है। क्यों? उष्मागतिकी का सेकंड रूल, 100% किसी भी एनर्जी से वर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। तीसरा नियम किसी को याद है उष्मागतिकी का? मैं देखूं, क्योंकि न्यूटन साहब का तीसरा नियम तो सबको याद होता है। थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम, उष्मागतिकी का तीसरा नियम, थोड़ा बहुत भी हिंट की ऐसा होगा। मैं हिंट कह रहा हूं। परम शून्य ताप, ये है कुछ, अब बता। सर वो -273 डिग्री सी पे कोई भी मतलब उसके बाद पदार्थ उस अवस्था में नहीं रह पाते, ऐसा कुछ है, क्रांतिक ताप है ऐसा। सर यही है, -273 डिग्री सी पे लिखेंगे। परम शून्य ताप पर प्रत्येक पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0। परम शून्य ताप पर किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी नया शब्द है, समझा रहा हूं उसे मैं। परम शून्य ताप पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी से पहले परम शून्य ताप ये क्या नाम है, इसको समझ लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली किसने के बराबर होता है केल्विन में? 273.15 केल्विन। ठीक है, यह परम शून्य ताप नहीं है। परम शून्य तापमान कहते हैं 0 केल्विन को। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। मेरी बातों पर गौर करना, सेल्सियस में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आया, -1 आया, -2 आया, -3, -10, -20, -30, ऐसा माइनस में कहां तक जाना है? अभी तक इस पृथ्वी पर जो सबसे निम्न ताप का क्षेत्र होता है ऊपर, आर्कटिक और एंटार्कटिक, वह भी -60 डिग्री सेल्सियस होता है। और लेबोरेटरी में अभी तक सबसे निम्न ताप हम जो उत्पन्न कर पाए वो कितना? इससे भी नीचे लाना है। और कहां तक? आज तक इस पृथ्वी पर संभव नहीं है इस तापमान तक पहुंचना। लेकिन कहते हैं कि इस तापमान पर अगर पहुंच गया कोई भी पदार्थ तो उसकी एंट्रोपी शून्य होगी। अब ये एंट्रोपी क्या है वो देखते हैं। परम शून्य समझ गए कि नहीं? पहले तो परम शून्य मतलब 0 केल्विन तापमान को कहते हैं परम शून्य तापमान। या 0 केल्विन को ना समझ में आए तो डिग्री सेल्सियस में कितना? -273, माइनस में 273 तक जाएंगे, तब जाकर हम उसे कहेंगे कि वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब इधर ध्यान देना, एंट्रोपी। एंट्रोपी की परिभाषा होती है, हमारे ऋषि मुनि इसी को नाम देते थे पाप, और केमिस्ट्री वाले कहते हैं किसी पदार्थ के अव्यवस्था की माप। लिखना है, किसी पदार्थ के अव्यवस्था की माप। मेजरमेंट ऑफ इरेगुलरिटी इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड एंट्रोपी। मेजरमेंट ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एंट्रोपी।
किसी पदार्थ के अव्यवस्था की माप एंट्रोपी कहलाता है। अब अव्यवस्था का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल जिनसे वो पदार्थ बना है उनका मैनर, उनका अरेंजमेंट बिगड़ जाए। तो मुझे बताना, गैस के अंदर दूरियां क्या होती है मॉलिक्यूल की, तो उनके बीच में इरेगुलरिटी ज्यादा होगी या कम? उनके बीच में इरेगुलरिटी, इसलिए गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। लिक्विड में दूरी क्या हो जाती है, इस वजह से इरेगुलरिटीज क्या हो जाएगी, और भी कम। लेकिन ठोस में तो बहुत ही कम दूरी होती है, इस वजह से उनके बीच में अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। तो हम कहेंगे कि सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होगी और सबसे कम। एंट्रोपी अगर मैं तापमान कम कर दूं तो एंट्रोपी भी कम होगी। तो तापमान कम करते चले जाइए, एंट्रोपी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और माना जाता है कि -273 पर जीरो हो जाएगी, माना जाता है, क्योंकि आज तक व्यवहार में उस तापमान तक कोई पहुंचा नहीं है। तो हम मानते हैं कि परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी कितनी होती है, 0 होती है। यह तीसरा नियम है। और ध्यान रखना, अगर इस दुनिया में तीसरा नियम किसी ने गलत साबित करके दिखाया तो फिर दूसरा नियम अपने आप गलत हो जाएगा। मतलब दूसरा नियम इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वास्तविक रूप से अगर किसी पदार्थ की एंट्रोपी 0 हुई, ऐसा तापमान हम ला पाए जो 0 केल्विन हम कह रहे हैं, तो उस एंट्रोपी के आने की वजह से अब वो 100% ऊर्जा को किस में बदल देगा, कार्य में। उस तापमान पर जो मशीन काम करेगी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। इसलिए ना तो उतना तापमान आप ला पाओगे और न ही दूसरा नियम गलत होगा। नियम है ये, सिद्धांत नहीं है, इसलिए बदलने की कोई संभावना इसमें नहीं है। सिद्धांत बदलते हैं, नियम कभी बदलते नहीं है। तीनों नियम शॉर्ट में देखना। पहला, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट। दूसरा, ऐसी कोई मशीन संभव नहीं जो 100% ऊर्जा को कार्य में बदल दे। और तीसरा, परम शून्य तापमान पर सभी पदार्थ की एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था, इरेगुलरिटी। सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी किसमें होती है और सबसे कम? जब हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर एंट्रोपी न्यूनतम होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ रही है हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है, और जिस समय यह अधिकतम हो जाएगी हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लोग कहते थे कि उसके पाप का घड़ा बढ़ने का मतलब एंट्रोपी उसकी मैक्सिमम। डेड बॉडी की एंट्रोपी सबसे ज्यादा और नए जन्मे बच्चे की एंट्रोपी सबसे कम होती है, और आयु के बढ़ने पर एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। अगर हम ऐसी कोई मशीन बना सके जो एंट्रोपी को क्या कर सके, कम, किसी के पाप का कम कर सके, तो उसकी एज क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। लिखना, एंट्रोपी को मेजर नहीं कर पाया आज तक, ऐसा मेजरमेंट नहीं करते हैं। एंट्रोपी कभी मेजर नहीं होती है। एंट्रोपी आज तक नहीं मालूम है एब्सोल्यूट। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, आज तक कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली इसकी एंट्रोपी क्या है। हम केवल क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी चेंज। ये कैसे, एंट्रोपी नहीं मेजर कर सकते हम, लेकिन चेंज मेजर कर सकते हैं। जरा ये बताएं मुझे। आज तक दो चीजें, जैसे इंटरनल एनर्जी होती है केमिस्ट्री में या थर्मोडायनामिक्स में, आंतरिक ऊर्जा, किसी भी व्यक्ति के अंदर मिलने वाली समस्त ऊर्जाओं का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि किसी पदार्थ के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, लेकिन हम इंटरनल एनर्जी चेंज बता सकते हैं। यह बात कैसे समझ में नहीं आती है। किताबें लिख देती है कक्षा 12वीं में, बच्चा और टीचर दोनों ही समझ नहीं पाते हैं, तो याद कर लेते हैं बस कि हम मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन चेंज मेजर कर सकते हैं। तो जरा मुझे समझाएं ये कैसी बात होगी। तो एब्सोल्यूट नहीं मालूम है कि कौन से व्यक्ति में क्या क्या गुण है,
नहीं मालूम है, पर लगभग जो भी तुम मान लो, मान लीजिए तुम्हारी मशीन पूरा ना ज्ञात करे, कितना ज्ञात कर ली उसने एंट्रोपी 70 की, वो जरूरी नहीं है कि सही है, वो उससे भी ज्यादा अव्यवस्था उसके पास, तो भी हमने कितनी मेजर की 70, और उसे गर्म करने के बाद देखा तो कितनी हो गई वो 90। मुझे बताओ रियल में होगी वो 110 मान लेते हैं, अब वो कितनी हो गई रियल में? फिर क्या डिफरेंस बदल गया क्या? तो मैं डिफरेंस तो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम लोग इस दुनिया में क्या कैलकुलेट करते हैं? एंट्रोपी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। पर आज तक इस दुनिया में न तो किसी को एब्सोल्यूट एंट्रोपी मालूम है और ना ही किसी को एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मालूम है। किसे मालूम था कि चाय बेचने वाला मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएगा? उनकी इंटरनल एनर्जी किसी ने मेजर कर ली होती तो शायद बचपन में उसे चाय बेचने से रोक दिया गया होता। तो इंटरनल एनर्जी नहीं जान पाते कि एग्जैक्टली कितनी होगी। हो सकता है कक्षा में बैठा हो कोई व्यक्ति कल के दिन प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाए तो मैं पहले ही बोल देता कि भाई मेरी 2-4 तैयारी करके रखना। तो मालूम नहीं है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। आइए लिखना, बदलती रहती है इंटरनल एनर्जी, पर नहीं आंतरिक ऊर्जा अलग ही है वो कैरेक्टर। लिखना हीट, ऊष्मा। ऊष्मा में हमें 3 प्रकार की ऊष्मा पढ़नी है। पहला लिखना स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। लिखना किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, amount of energy required to increase the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है यदि पदार्थ का भार 1 ग्राम हो। किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है यदि पदार्थ का भार 1 ग्राम हो। बहुत ही सिंपल परिभाषा ये है। मान लीजिए मैंने 1 ग्राम लोहा लाया तो उस 1 ग्राम लोहे का तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस। मैं तापमान कितना चाहता हूं तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो मुझे उसे जितनी हीट देनी होगी वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। हर पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करेगा ये। जैसे लोहे के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको 10 लगा हो। बर्फ है, बर्फ, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको केवल 2 ही लगा हो। तो हम कहेंगे कि बर्फ का स्पेसिफिक हीट क्या है? कम है, और लोहे का स्पेसिफिक हीट क्या है? ज्यादा है। हर पदार्थ का स्पेसिफिक हीट एक स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों में एक परिभाषा में भी विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक वैज्ञानिक ने यह देखा कि लोहे का तापमान, 1 ग्राम लोहे का तापमान 10 से 11 लाने के लिए 10 कैलोरी लग गई, 10 किलो कैलोरी लग गई, और वही लोहे का तापमान 20 से 21 लाने के लिए 9 कैलोरी लग रही। अब मुझे बताओ कि वैज्ञानिक लोग तो कंफ्यूज हो गए, किसे स्पेसिफिक हीट डिक्लेयर करे वो? और अगर 100 से 101 लाना है तो और भी कम लग रही है। फिर स्पेसिफिक हीट एक ही पदार्थ की हर तापमान पर अलग अलग होती जा रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? स्पेसिफिक हीट हर सब्सटेंस का एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कहां से कहां का बढ़ाना है उसमें भी उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। 100 से 101 लाने के लिए अलग लगेगा, 200 से 201 लाने के लिए अलग हीट लगेगी। फिर किसे मान लूं कि वो लोहे की स्पेसिफिक हीट डिक्लेयर हो, जबकि किताबें लिख देती कि लोहे की स्पेसिफिक हीट इतनी होती है, जबकि मैं बता रहा हूं हर एक जगह पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इस पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है
उसके अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय केमिस्ट्री संघ ने इस बात को माना कि पदार्थ का तापमान कहां से कहां बढ़ाने की बात करेंगे हम, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगेगी उसी को सभी पूरे विश्व में मानेंगे कि वो लोहे की क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ये याद रखना है आपको। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन कौन से लेकर कहां तक, 14.5 से लेकर 15.5 तक। और इस दुनिया में ठोसों की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा, और गैसों की स्पेसिफिक हीट कम। लेकिन द्रव में एकमात्र पानी ऐसा द्रव है जिसकी स्पेसिफिक हीट इस पृथ्वी पर मिलने वाले सभी द्रव में सबसे ज्यादा है। ठोसों से ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। एल्कोहल भी है द्रव, ग्लिसरीन भी द्रव है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड भी द्रव है, सिट्रिक एसिड भी द्रव है। द्रव तो कई प्रकार के हैं ना हमारे पास, लेकिन इन सभी द्रव में पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। क्यों है? हाइड्रोजन बंध के कारण। क्या मैंने जब हाइड्रोजन बंध समझाया था तब इस शब्द को दोहराया नहीं था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, सब चीजें बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सभी द्रव में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? इसी हीट की वजह से पानी किसी भी चीज को अपने अंदर घोल देता है, बदलता नहीं, अपने आप को बदलने नहीं देता, उसी को अपने अंदर बदलवा देता है। इसी वजह से पानी यूनिवर्सल क्या है? सॉल्वेंट है। स्पेसिफिक हीट की परिभाषा जब भी पूछी जाए, या वो कहेगा, देखना यूपीएससी क्या कहेगी, किसी पदार्थ का 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? कैलोरीफिक मान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आएगा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, पहली परिभाषा। दूसरी, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। दूसरी ऊष्मा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा, 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा, अमाउंट ऑफ हीट required for conversion of phase, amount of heat required for conversion of phase of 1 gram substance। 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। समझना, मेरे पास 1 ग्राम बर्फ है, बर्फ, और मैं उसे इतना ज्यादा ऊष्मा देना चाहता हूं कि वो 1 ग्राम बर्फ किस में बदल जाए? 1 ग्राम पानी में। तो वो कहलाएगी बर्फ की गुप्त ऊष्मा। वह ऊष्मा जितनी देनी पड़ेगी मुझे, वह उसकी क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। बर्फ से मैंने कहा जाओ भाई पानी में बदल दो, बर्फ कहता है ऐसे कैसे बदलूं, मुझे कुछ हीट चाहिए। तो मैंने पूछा कितनी चाहिए, जितनी उसने मुझसे डिमांड की पानी में बदलने के लिए। मैंने कहा ये तुम्हारी क्या है? गुप्त ऊष्मा है। इसकी खबर किसी को नहीं है, मुझे मालूम पड़ा है कि तुम बदलने के लिए कुछ मांगते हो, इसलिए वो क्या है? गुप्त है वो। और किसी 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम गैस में, वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी की लेटेंट हीट कहलाएगी, पानी की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जैसे कि ये होती है 80 ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये होती है
540 कैलोरी पर ग्राम। लिखते चला करो तेजी से। फिर से देखना, 1 ग्राम बर्फ को अगर 1 ग्राम पानी लाना है, बदलना है पानी में, तो ऑब्वियसली बात है बर्फ पानी में कब पिघलता है? जब हम उसे गर्म करते मतलब या तो उसके टेम्परेचर उससे भी ज्यादा मिल रहा है तो उसने कुछ हीट ली ना उससे, तो कितनी हीट लेगा वो? 80। इतनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए तो वो पानी बन जाएगा। उस पानी को तुमने और ऊर्जा दे दी तो अब वो क्या बन जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज ध्यान देना, यहां पर सब्लिमेटिव सब्सटेंस के बारे में सुना है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ठोस से सीधा, जबकि पदार्थ किस में बदलना चाहिए था पहले? ठोस से द्रव में, और द्रव से, जैसे कपूर है, कपूर गांव में कभी कपूर खरीदने जाओगे ना, अगर सामान्य बचपन गुजरा होगा तो कपूर की पुड़िया में वो दाल डाल कर देगा थोड़ी सी, और तुमने पूछा क्यों दाल डाल रहे हो, तो कहेंगे तांत्रिक लोग इस कपूर को गायब करा देंगे बीच में। उनका भ्रम है कि कपूर उड़ जाती है। कपूर उड़ जाती है क्योंकि वह कपूर कैसा सब्सटेंस है? सब्लिमेटिव। दाल डालने पर उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो दाल उस तापमान को गिरा देती है। इस वजह से वह कपूर उड़ता नहीं है। नहीं तो आप अगर उस कपूर को ऐसा हवा में लेकर जाएंगे ना, घर पहुंचने तक वो कपूर गायब हो जाएगा। तो लोग क्या सोचते थे पुराने जमाने के, कोई पुराने तांत्रिक उसे गायब करके लेकर चले गए। तो कहावतें अलग अलग होती है, पर रीजन जानोगे तो क्लियरिटी आएगी। अब जरा समझना ऐसा क्यों हुआ होगा। मान लो, इधर ध्यान देना, ठोस से द्रव आने के लिए लगने वाली ऊष्मा, एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम लोग जब पढ़ते हो ना तो बोरियत महसूस करते हो, इसलिए क्योंकि वो चीज दिमाग में एंट्री नहीं कर पाती है। इधर ध्यान देना, मान लीजिए ठोस से द्रव होने के लिए 100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता थी, और 100 इस द्रव से वाष्प बनने के लिए केवल 1 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब मुझे बताओ, जब ऊष्मा मिली होगी तो ऐसा हुआ होगा क्या ठोस को 100 मिलने के बाद दरवाजे बंद, अब हीट नहीं मिल सकती तुम्हें, ऐसा हुआ होगा क्या? 100 की कब 101 हो गई होगी, महसूस ही नहीं हुआ। और वह बेचारा द्रव बना था, लेकिन तत्काल में उसे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए थी, उतनी मिल गई। रिजल्टेंट ये हुआ कि सीधा वो किस में बदल गया फिर? इसका मतलब ऐसे पदार्थों में द्रव की गुप्त ऊष्मा बहुत ही निम्न होती है। इस वजह से ये लोग ठोस के बाद द्रव बनना तो चाहते थे, लेकिन वो गरीब इतना गरीब था कि थोड़ा भी मिल गया उसमें भाग जाता था। तो उसकी थोड़ी की सप्लाई की जो ख्वाहिश थी वो बहुत जल्दी मिल गई, और वो द्रव किसमें बदल गया? सीधा वाष्प में। सब्लिमेटिव सब्सटेंस की गुप्त ऊष्मा किनकी? बहुत कम होती है। इस वजह से ये लोग ठोस से सीधा किसमें बदल जाते हैं? द्रव में। ठोस से सीधा वाष्प में, जैसे कपूर, नेप्थेलिन, आयोडीन। एग्जाम्पल लिखते चलो तुम लोग, ये पूछे जाते हैं सब कुछ। तुम लोग मेरी तरफ घूर कर देखते हो, उससे अच्छा होगा कि तुम लिखते चला करो। हाथ तुम्हारा बंद नहीं, मेरा जबान बंद हो रही क्या सुबह से? तुम्हारे हाथ चलते रहने चाहिए। तुम क्या ही किया करो मेरे लाल। द्रव की गुप्त ऊष्मा कम होती है सब्लिमेटिव सब्सटेंस में, ऊर्ध्वपातित पदार्थ में। लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड इज लेस इन द सब्लिमेटिव सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, नेप्थेलिन, कपूर। आयोडेक्स में क्या होता है? आयोडीन, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में सीधा गैस में बदल जाता है। इसलिए हम जब कहीं पर आयोडेक्स लगाते हैं तो वह उस हीट को लेकर चला जाता है, इसलिए बॉडी को रिलैक्स लगता है, आराम लगता है। इस वजह से आयोडेक्स का हम उपयोग करते हैं। फिर से रिपीट करना, मुझे बताना, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितने से कहां तक? 14.5 से 15.5। और स्पेसिफिक की जगह लेटेंट की बात करें तो 1 ग्राम द्रव को गैस में या 1 ग्राम ठोस को द्रव में अवस्था बदलने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या है उसकी? लेटेंट।
एक जगह अवस्था का रोल है, उसकी स्टेज का रोल है, और एक जगह उसके टेम्परेचर की बात है। और तीसरा कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, ये मैं लिखा चुका हूं, कपूर नेप्थेलिन आयोडीन। सर ये जो 14.5 वाला है, मतलब किसी का भी टेम्परेचर उतने पे ले जाके तब मापना है? उतने से 15.5 लाने में कितना एक्स्ट्रा लगा? 14.5 तुमने लाने में क्या दिया, हमें उससे ना बताओ, हमें बताओ 14.5 से 15.5 लाने में तुमने क्या दिया, वो जो दिया होगा वो स्पेसिफिकेट है। लिखना कैलोरीफिक मान बताएंगे आप लोग, बायोलॉजी में बताया था, न्यूट्रिशन में मैंने लिख लेंगे। 1 ग्राम पदार्थ को जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम सब्सटेंस कंप्लीटली कंबस्ट। किसी पदार्थ के 1 ग्राम को जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा उस पदार्थ का कैलोरीफिक मान कहलाता है। सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है इस पृथ्वी पर? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट द्रवों में किसकी है? वाटर। और याद रखो द्रव में भी लेटेंट हीट सबसे ज्यादा किसकी है? पानी की। पेट्रोलियम जो उपकरण होते हैं ना, पेट्रोल है, इसका भी सर ऐसा होता है, मतलब वेपराइजेशन डायरेक्ट हो जाता है। पेट्रोल, हाँ, पेट्रोल पर वेपोराइज उसे सब्लिमेटिव थोड़ी कहेंगे, पेट्रोल तो लिक्विड ही था, लिक्विड से वो किस में बदल रहा है? वेपर में। तो वो कोई नई घटना नहीं हुई, सामान्य घटना है। कोई व्यक्ति ठोस से सीधा बीच की अवस्था को छोड़कर तीसरी अवस्था में चला जाए तो हम कहते हैं भाई ये तो गलत हुआ। पर पेट्रोल को हम इतना ध्यान इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो एक सामान्य घटना है। हाँ, लेकिन पेट्रोल का भी लेटेंट हीट क्या है? कम है। इस वजह से पेट्रोल बहुत तेजी से क्या हो जाता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब वेपोराइज हो जाता है। इसलिए पेट्रोल की टंकी खुली नहीं रखते, पेट्रोल को खुला नहीं रखते, अन्यथा वो वातावरण में क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। लिखना किरचॉफ रूल, किरचॉफ का नियम। सर पानी की विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा दोनों अधिक है? सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। किसमें सबसे अधिक है? द्रवों में। पूरी दुनिया में नहीं, द्रवों में। जितने इस दुनिया में द्रव हैं उन सभी लिक्विड में उसी का सबसे ज्यादा, और कारण उसका पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखना किरचॉफ रूल। इस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं और बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं। लिखना है गुड एब्जॉर्बर इज गुड रिफ्लेक्टर, गुड एमिटर एंड बैड एब्जॉर्बर बैड एमिटर। जो तुम्हारा जितना अच्छा मित्र है वही तुम्हारा उतना अच्छा शत्रु है। किरचॉफ साहब ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। किरचॉफ कहता है कि वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। किरचॉफ साहब के अकॉर्डिंग जो पदार्थ अच्छे अवशोषक होते हैं वही पदार्थ अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जरा समझिएगा, अवशोषक का तात्पर्य हीट का अवशोषक से बात है, अवशोषक के तात्पर्य से ऊष्मा के अवशोषण की बात है। ध्यान दीजिएगा जरा। रेगिस्तान में दिन कैसा होता है? बहुत बढ़िया। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। क्यों होती है? किरचॉफ साहब के कारण। क्यों होती है? रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। गुड एब्जॉर्बर गुड रिफ्लेक्टर है। जो अच्छा अवशोष होगा वो अच्छा उत्सर्जक होगा। जैसे दूसरा, मान लीजिए पूरी तरह से ब्लैक गेंद थी मेरे पास, ब्लैक, मैंने काजल लगाया था उस गेंद पर पूरा, और यहां पर ऊपर चांदी, जो चांदी की गेंद थी मतलब पूरी ये, और मैंने इसका टिप रहने दिया था। तो चांदी अच्छी अवशोषक नहीं है ऊष्मा की, पर यह काजल क्या है? अच्छा अवशोषक है। इसे धूप में रखा मैंने
कुछ समय के बाद इसने ऊष्मा क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और काजल वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गर्म। अब जैसे ही मैं अंधेरे में लेकर आ जाऊंगा ना, अंधेरे में, तो ज्यादा चमकीला कौन दिखाई देगा, जो चांदी वाला हिस्सा है वो, या काजल वाला जो काला हिस्सा है वो, काजल वाला हिस्सा। क्योंकि जो जितना अच्छा अवशोषक होता है, अब ऊष्मा उसे मिल नहीं रही है, तो ऊष्मा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो रिलीज भी कैसी करेगा, भयानक तरीके से। तो इतनी बड़ी मात्रा में यहां से ऊष्मा निकलेगी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि काजल नहीं है वहां चांदी है, और जहां चांदी थी वहां पर कुछ चमक नहीं आएगी, वो ढक जाएगा, तो लगेगा कि वहीं पर काजल लगा हुआ है। क्योंकि जो अच्छे अवशोषक होते हैं, टायरों का कलर काला क्यों रखा जाता है, किरचॉफ साहब के कारण। टायर ब्लैक कलर के होंगे तो जल्दी गर्म होंगे और जल्दी ठंडे होंगे, इस वजह से वो ऊष्मा को लंबे समय तक संभाल कर नहीं रखते। टायर गर्म हुआ जल्दी, पर सड़क पर धूप और छांव चलती रहती है, इसलिए जितना जल्दी टायर गर्म हुआ था उतनी ही जल्दी वो क्या कर देता है, एमिट। अगर टायर का कलर सफेद कर दिया जाए तो वह जल्दी गर्म तो नहीं होंगे, लेकिन अगर एक बार गर्म हो गए, अब जल्दी ठंडे नहीं होंगे, और जल्दी ठंडे नहीं होंगे तो वो ऊष्मा को अपने अंदर संभाल कर रखेंगे, और वो ऊष्मा उस टायर को क्या कर देगी, फैला देगी। रिजल्टेंट टायर फटने के, टायर खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सारी बातें लिखते चल रहे हम लोग। टायर का कलर ब्लैक होने के पीछे किरचॉफ साहब, रेगिस्तान का ज्यादा गर्म और ठंडा रात होना किरचॉफ साहब, या फिर ये वाला जो होता है वो भी। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें दिन और रात का तापमान ज्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि पानी, उसकी गुप्त ऊष्मा क्या है, ज्यादा है। तो ना तो जल्दी पानी गर्म होगा, तो शाम तक पानी गर्म होता है, 7-8 बजे तक गर्म हुआ, मतलब 7-8 बजे वहां गर्मी लगेगी थोड़ी बहुत। अब वो ठंडा होना शुरू हो गया क्योंकि सूर्य गायब हो गया, तो जल्दी भी ठंडा नहीं होगा। अब वो गर्माहट तुम्हें रात भर तकलीफ देगी, और जब सुबह के 4 बजेंगे तब जाकर मुंबई जैसे शहर में तुम्हें ठंडी हवाओं का मौसम लगेगा। तो ना तो दिन और रात का तापमान ज्यादा बदलता है, और न ही वहां पर ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। ये चांदी वाला कैसा सर, ऊपर काजल लगा? अगर पूरा काजल लगाकर इसे धूप में रख दे तो कौन सा हिस्सा ज्यादा ऊष्मा अवशोषण करेगा, काजल वाला। अंधेरे में लेकर आ जाओ, पूरा कमरा अंधेरा है, चमकता लाइट जैसा चमकता दिखाई देगा। घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम, जैसा लाइट बल्ब चमकता है ना, ऐसी चमक उसमें से निकलेगी, रेडिएशन निकलेंगे तेजी से, ऐसा चमकीला दिखाई देगा। क्योंकि काजल के अंदर खासियत है हीट को एब्जॉर्ब करने की। जितनी भी ब्लैक चीजें होती है उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और व्हाइट चीजों में एब्जॉर्प्शन कम। इसलिए गर्मी के दिनों में कपड़े कौन से पहने जाते हैं, व्हाइट कलर के, क्योंकि वो जल्दी गर्म, क्योंकि वो अच्छे एब्जॉर्बर नहीं है। पर अगर वो कपड़ा गर्म हो जाए तो तेजी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो बॉडी को लंबे समय तक अब गर्मी दे सकता है। और ठंड के दिनों में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, डार्क कलर के, क्योंकि वह ऊष्मा को ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, तो हमें ठंड का एहसास कम होगा। ये इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, किरचॉफ साहब, हर जगह पर। अब जरा मुझे कलर कंसेप्ट के बारे में बता देना। रंग की संकल्पना, कलर कंसेप्ट। ये हरी पत्ती हरे रंग की क्यों दिखाई दे रही है, हरे को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो कोई भी पर्टिकुलर कलर का को इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसी कलर को क्या कर रहा है। फिर ये व्हाइट बोर्ड व्हाइट कब दिखाई देगा, व्हाइट कोई कलर ये इसलिए आता है जब कोई पदार्थ जितने रंग उस पर गिरे थे उन्हीं सभी रंगों को उसने क्या कर दिया। तो जब ये सभी रंग हमारी आंखों में पहुंचे तो मिश्रण ही हमें क्या लगाई दिखने लगा, व्हाइट। व्हाइट इज नॉट ए कलर, इट इज द मिक्सचर ऑफ कलर, लिखना है। सफेद कोई रंग नहीं, यह रंगों का मिश्रण होता है। White is not a color, it is the mixture of color, and it's emit when
एंड इट्स प्रोड्यूस व्हेन बॉडी रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स। यह तब उत्पन्न होता है जब वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित करती है। सभी रंगों को उत्सर्जित करती हैं। फिर ब्लैक वस्तु कब दिखाई देगी? जब वो सभी को, तो जब एब्जॉर्ब सभी हो गए तो क्या तुम्हारी आंखों तक कोई पहुंच पाया? नहीं। तो जो अब्सेंस हुआ कलर का, उसी अब्सेंस को हमने नाम क्या दिया? ब्लैक। तो लिखना ब्लैक इज नॉट ए कलर, इट इज द अब्सेंस ऑफ कलर। काला कोई रंग नहीं है, यह रंग की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तब ध्यान देना, जब हमने सफेद कपड़े पहने गर्मी में, तो उसने क्या कर दिया? पूरे रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दिए। तो क्या उस कपड़े ने कुछ एब्जॉर्ब किया? नहीं। जब ब्लैक कपड़ा पहना गया तो उसने सबको एब्जॉर्ब कर दिया, रिफ्लेक्ट होने ही नहीं दिया। पर इस दुनिया में शुद्ध रूप से ना तो कोई सफेद है ना कोई काला है। अगर कोई शुद्ध रूप से सफेद हुआ, इसका मीनिंग आप समझेंगे कि अगर कोई 100% प्योर व्हाइट है, प्योर व्हाइट 100%, तो उस कपड़े को आप 2 साल तक धूप में रखिए, वह थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि 100% प्योर व्हाइट कभी भी किसी भी प्रकार का लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और 100% प्योर ब्लैक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई ब्लैक बन पाया तो फिर हम प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की ताकत सीख लेंगे। 100% हम कैप्चर कर लेंगे प्रकाश को, बाद में यूज कर सकते हैं। बट काजल 99.7% लाइट को क्या कर देता है, इसलिए लगभग आइडियल ब्लैक माना जाता है, वो लगभग आइडियल ब्लैक। सर एक उल्टा क्वेश्चन था थोड़ा, तो काजल जो लोग लगाते हैं वो गर्म नहीं होता? नहीं, वह हाँ, काजल इसलिए लगाया जाता था। काजल देखना, उन क्षेत्रों में काजल लगाने का उपयोग किया जाता था जहां का तापमान निम्न होता था, तो आंखों पर जो ठंडक ना रहे, इसलिए काजल से आंखों का ऊपरी और निचला हिस्सा गर्म रहता था। तो वो ठंडक जो पूरे शरीर को महसूस हो रही, वो आंखों को नहीं होगी, रिलैक्स हो जाते थे। गर्म प्रदेशों में काजल का उपयोग नहीं होता था। जितने भी ऊपरी लोग हैं, द्रविडियन लोगों की तुलना में ऊपर के लोग, यही लोग काजल उपयोग करते थे। जबकि काजल फिर उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में आने लग गया। काजल इसलिए क्योंकि वो चमक भी देता है बाद में, अंधेरे में जब आएंगे तो। लिखना कूलेंट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स कूलेंट लॉ, न्यूटन्स कूलेंट लॉ, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन साहब यहां भी आए थे, न्यूटन साहब कई जगह पर आए हैं। न्यूटन हो गए, अरस्तु हो गए, फेराडे हो गए, इनका जी नहीं भरता एक एक विषय से। ये मेरे जैसे है, कई सारे विषयों का आनंद लेना चाहते हैं। देखना, न्यूटन साहब ने बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर कही है, शायद कई सामान्य लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन वो कर देगी, पर लिख देना पहले नियम क्या है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर कूलेंट रेट ऑफ द सब्सटेंस, coolant rate of the substance is directly proportionally to the difference of environment, to the difference of temperature, to the difference of temperature of environment and substance। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर
उस वस्तु के तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। उस वस्तु के तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। देखना, ठंडा होने की दर, ठंडा होने की दर, कूलेंट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सब्सटेंस और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के। देखो ये तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा, अब मुझे बताना, दो भाई हैं, दोनों ने गर्म पानी निकाला है नहाने के लिए, दोनों ब्रश कर रहे हैं, तो पानी तो निकाल लिया और ब्रश कर रहे हैं, तो एक भाई ने उसमें ठंडा पानी मिला दिया है और एक भाई ने कहा कि भाई वो पानी ठंडा ना हो जाए इसलिए उसने ठंडा पानी नहीं मिलाया। दोनों का ब्रश लगभग 15-20 मिनट टाइम तक चला। ब्रश होने के बाद कौन सा पानी ठंडा हुआ होगा? जिस पर ठंडा पानी नहीं मिलाया गया था। न्यूटन साहब ये बता रहे हैं कि ठंडा वह व्यक्ति उतना जल्दी होगा जहां डिफरेंस जितना ज्यादा। जिसने पानी मिला दिया ठंडा, उसका तापमान पानी का हो गया 60 और इन्वायरमेंट का था मान लेते 40, तो डिफरेंस कितने का आया? और जिसने ठंडा पानी नहीं मिलाया उसका तापमान था मान लेते 100 और वातावरण का तापमान था, तो डिफरेंस कहां ज्यादा है? नीचे वाले में। तो इस वजह से वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन देखना व्यवहारिक रूप से न्यूटन साहब क्या बताना चाह रहे हैं। मुझे बताओ कि मेरे पास पानी के दो सोर्स है जो एक दूसरे से नली से कनेक्ट हैं और मैंने इन दोनों नलियों को यहां पर जोड़ा है। अब तुम खुद कहोगे कि न्यूटन साहब भी देखो कितना गहरी सोच रखते हैं। मुझे बताइए जल्दी बैलेंस में कौन आएंगे? ए और बी में बैलेंस में क्यों? डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए प्रेशर पूरी ताकत से जाएगा और बराबरी कर देगा, जबकि यहां पर उसे विरोध झेलना पड़ेगा। न्यूटन साहब भी तो यही कह रहे थे, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी वह ठंडा हो जाएगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना देरी से वह ठंडा होगा। दो मित्र किसी कैफे किसी कॉफी हाउस में तीसरे मित्र का इंतजार कर रहे हैं। दोनों में से एक ने कॉफी में दूध मिला दिया और एक ने कॉफी में दूध नहीं मिलाया। किसकी कॉफी जल्दी ठंडी होगी? जिसने दूध नहीं मिलाया उसकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है। न्यूटन साहब कहते हैं डिफरेंस ज्यादा, ठंडापन भी जल्दी आएगा, डिफरेंस कम, ठंडापन भी देरी से आएगा। दूध वाला इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उनकी बात वैसे भी सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए ऐसे याद रखना है। न्यूटन साहब की बातें सबके समझ में आ जाए, इतना जीवन न्यूटन साहब का सरल नहीं हो सकता है। पहली बार सुनने में तो अटपटा ही लगता है कि बताओ पानी, ठंडा पानी मिला दिया तो उसका पानी जल्दी ठंडा होगा, जिसने नहीं मिलाया उसका पानी देरी से ठंडा होगा, ऐसा फील होगा। लेकिन न्यूटन साहब कहते हैं कि उस पानी से उतनी ही बड़ी मात्रा में हीट का वॉल्यूम निकल रहा है जितना कि डिफरेंस है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट उससे उतनी डिमांड कर रहा है कि भाई तुम्हारा तो बहुत ज्यादा हो गया है, लाओ मुझे हीट दो, तो इतनी तेजी से हीट खींचता है कि उसे पूरा डाउन कर देता है। और जहां डिफरेंस कम था उससे उतनी दर से मांग नहीं पाया, तो उतनी रेट से उसने हीट दी भी नहीं, रिजल्टेंट हुआ कि उसके ठंडे होने की दर बहुत कम हो गई। पर उतनी बात समझने से अच्छी है कि हम याद रख लें, जो चाय में दूध मिला दे वह देरी से ठंडा होगा, जो न मिलाए वह जल्दी ठंडा होगा। यहां समाप्त होता है थर्मोडायनामिक्स। लिखेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। देखो अगर आज मान लीजिए खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कि खत्म तो हो जाना चाहिए, पर मैग्नेटिज्म थोड़ा बच जाएगा,
तो मेरा मूड है कि करंट अफेयर भी लेना है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर नहीं छोड़ेंगे। साइंस में बगैर करंट अफेयर के जाना मतलब मूर्खता है। इसमें से 3-4 सवाल बन भी सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, पर करंट अफेयर साइंस का लेकर चलना है। तो अगर ऐसा होता है तो 2-3 घंटे के लिए नेक्स्ट संडे आकर 3 घंटे सुबह सुबह आ गए, जल्दी बुला लेंगे 8 बजे, 9 बजे तक नहीं रखेंगे। अब 8 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक बुलाकर उसे कवर कर लिया जाएगा। पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, करंट भी और जो छूटेगा वो भी। पर अभी हम ऑप्टिक्स पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि टाइम कितना हो रहा है। और 1, 2, 8, 9, 10 इन 5 दिनों के लिए इकोनॉमिक्स रखा गया है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में भीड़ बढ़ी तो हॉल चेंज करना पड़ेगा मुझे। उम्मीद है कि आप लोग उतना मदद तो कर ही देंगे कि भीड़ बढ़ जाएगी। आइए लिखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जबकि हमें प्रकाश पढ़ना है, हम प्रकाश के साथ पढ़ेंगे 2 बातें। एक तो प्रकाशिकी भी पढ़ लेंगे और ध्वनि भी पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं प्रकाशिकी की जगह पर साउंड लिखना, ध्वनि। प्रकाश भी तरंग है और ध्वनि भी तरंग है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तरंगे, ना प्रकाश की बात कर रहा हूं ना ध्वनि की। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल। जरा समझिए हम इसे। ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग सच वेव, माध्यम की आवश्यकता होती है, वह कहलाती है यांत्रिक तरंगे, जैसे ध्वनि तरंगे, साउंड वेव। और अयांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या रास्ते में कहीं आपने माध्यम रखा हुआ है? निर्वात है कई जगह पर, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें कहते हैं कि वह अयांत्रिक तरंगे वह हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। ध्वनि तरंगे या जो यांत्रिक तरंगे वो भी 2 प्रकार की हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अब जरा तरंगों का वर्गीकरण। तरंगे कितने प्रकार की? यांत्रिक, अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल कितने टाइप की? मैकेनिकल किन्हें कहेंगे? माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और नॉन मैकेनिकल माध्यम की जरूरत नहीं रहेगी। वो 2 प्रकार की होती है। देखना, 2 प्रकार इस आधार पर कि जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान गई तो उसने माध्यम के कणों के साथ क्या किया? क्या उसने माध्यम के कणों को अपनी दिशा में लेकर गई कि अपने माध्यम के कणों को ऊपर नीचे फेंकते हुए आगे बढ़ी? उसके आधार पर तरंगे 2 प्रकार की है। अनुदैर्घ्य तरंगों में जब तरंग गतिशील होती हैं तो माध्यम के कण उसी दिशा में, तरंग की दिशा में ही नजदीक और दूर आते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेगी माध्यम के कण नजदीक और दूर आते जाएंगे। जैसे मैं जो बोल रहा हूं और तुम्हारे कानों में जो आवाज जा रही है वो ऐसे ही आ रही है। माध्यम जैसे जैसे नजदीक पहुंचती है मेरी आवाज, वैसे वैसे माध्यम के कण नजदीक आते दूर जाते, नजदीक आते दूर जाते हैं। इस तरीके से तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ये कौन सी तरंगे कहलाएगी? अनुदैर्घ्य तरंगों में जो मीडियम होता है वो मीडियम उसी रास्ते से जहां तरंग पहुंचती है वहां जमा होता है। तरंग निकल गई, रिलैक्स हो गया, अब ये जमा हो गया, निकल गया, चलता जाएगा। इस तरीके से जो वेव आगे बढ़े हम उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। और दूसरी तरंग होती है ट्रांसवर्स, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कणों को ऊपर या नीचे, मतलब तरंग चल रही है ऐसे
और कण जा रहे ऊपर और नीचे। उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो तरंग पहुंच रही है, हम कहेंगे कि वो कौन सी तरंग है? ट्रांसवर्स। ये तरंगों की अगर हम बात करें तो जैसे ये तरंग देखना, रस्सी, झटका दीजिए रस्सी को पकड़ने का, कोई व्यक्ति पकड़ रहा हो तो एक वेव आगे बढ़ेगी, वो कौन सी है? और पानी के ऊपर पत्थर फेंक दीजिए तो पानी से एक ऐसी वेव बनेगी, ये कौन सी है? ट्रांसवर्स। और जो हम बोल रहे हैं अभी, वो कौन सी वेव बनती है? लॉन्गिट्यूडनल। पर ये दोनों कौन सी तरंगे हैं? मैकेनिकल। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तब ध्यान देना, ध्वनि तरंगों के बारे में लिखते चलेंगे। नहीं, कभी भी नहीं। साउंड दोनों ही प्रकार की, जैसे पानी के अंदर अगर कोई भी जहाज चलता है तो जहाज के चलने पर पानी में एक जगह से दूसरी जगह जो वेव जाती है किनारे से, सतह से, वो इस वेव में जाती है, इस मीडियम से जाती है। और जो उसके अंदर जाएगी वो इस माध्यम से जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं पानी में नाव चला रहा हूं, तो जो सतह के जीव है उन्हें जो मेरी आवाज सुनाई आ रही वो इसकी वजह से आ रही है, और जो अंदर जीव है उन्हें जो मेरी आवाज सुनाई आ रही वो इसकी वजह से, क्योंकि वह पानी पर दोनों प्रकार की वेव के रूप में गतिशील है। ध्वनि लॉन्गिट्यूडनल नहीं, दोनों ही प्रकार की तरंगे होती है। सर जैसे कुछ जगह लिखा था कि ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे। ये कुछ गंदी किताबों ने लिख दिया है जिनको इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, तो सरा समझ लेना इसे अच्छी तरह से। अयांत्रिक तरंगे का ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है, उसका बड़ा कारण समझ लो। माध्यम का कोई रोल है क्या इसमें? जबकि मैंने इसकी पूरी परिभाषा में क्या बताया, जब माध्यम के कण उसी दिशा में गतिशील हो और जब माध्यम के कण तरंग के लंबवत दिशा में गतिशील हो, तो तुम मुझे बताओ कि अयांत्रिक में माध्यम रहा ही नहीं तो तुमने कैसे उसे लंबवत गतिशील बना दिया? प्रकाश हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि पहले तो डाउट रहा कि ये फिर किरण है या तरंग है। तब हम देखेंगे कि यह किरण और तरंग कैसा है, किस कारण से प्रकाश को हम दोनों मानते हैं, लेकिन वो ना तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा ना वह ट्रांसवर्सल। किसी गंदी किताब ने लिखा है तो ऐसी किताबों का उपयोग बिल्कुल भी वर्जित रहेगा, जिसमें माध्यम के कण तरंग के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे और जिसमें माध्यम के कण ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लेकिन तरंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हम उन्हें कहते हैं कि वो कौन से है? ट्रांसवर्स। लिखेंगे इसे, ये ज्यादा और कम, नजदीक आना माध्यम का, दूर जाना, नजदीक आना दूर जाना, ऐसा होता है। ये तो अभी हो रहा है पर दिखता नहीं। अब तुम कहोगे कि सर मुझे चश्मा दो मैं देखूं ऐसा हुआ या नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसी टाइप से वे आगे बढ़ती है। लिखेंगे ध्वनि तरंगे। रिक्वायर्ड मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे रिक्वायर्ड मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है। एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। और ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की सघनता के समानुपाती होती है। और ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की सघनता के समानुपाती होती है। एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब समझना, मान लो इस कमरे में मैं पूरा पानी भर दूं और तुम लोग सभी पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़े हम लोग, और हम अब जब बोलेंगे तो तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंचने का जो अभी टाइम है उससे कम टाइम में पहले आवाज पहुंच जाएगी। और या फिर मैं पूरा लोहा भर दूं इस कमरे में और तुम्हारे बैठने की जगह खाली रख दूं बस, और अब मैं जब बोलूंगा तो मेरे आवाज के पहुंचने का समय बहुत कम हो जाएगा। इसका व्यवहारिक देखना कैसे महसूस करोगे। तो बरसात होने के बाद कभी चिल्लाना, आवाज बहुत दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि बरसात की वजह से उस वायु में मॉइस्चर आ गया जिससे उसकी सघनता बढ़ गई और ध्वनि की रफ्तार बढ़ने की वजह से वो लंबी दूरी तय कर पाई। गर्मी में चिल्लाकर देखना कभी खेतों में, गर्मी में बिल्कुल दोपहर का समय है और चिल्लाना,
आवाज ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर भी नहीं जा पाए, कितने भी जोर से चिल्लाना। क्यों? क्योंकि तापमान के उच्च होने के कारण वायु की सघनता कम हो गई, तो डेंसिटी कम होने से अब उस हवा की रफ्तार क्या हो गई? कम। इस वजह से वह कम दूरी तय कर पाई। इसलिए बरसात के बाद चिल्लाने पर आवाज दूर तक जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में आवाज लंबी दूरी तय नहीं कर पाती। सर टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो सघनता क्या होगी? कम होगी। सघनता कम मतलब घनत्व क्या हुआ? कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर और स्पीड का इनवर्स रेशियो। हाँ, इनवर्सली। हाई टेम्परेचर पर स्पीड कम हो जाती है और लो टेम्परेचर स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, रात को आवाजें ज्यादा आएगी, दूर तक पहुंच पाएगी। रेलवे की आवाज जैसे रात के समय में पहुंच जाएगी अगर वो दूरी पर है, जबकि दिन में पहुंच नहीं पाती है। लिखना, हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति के लिए संवेदनशील है। इन्हें श्रव तरंगे कहते हैं, इन्हें ऑडिबल वेव कहते हैं। ऑडिबल वेव। किन्हें ऑडिबल वेव कहेंगे? 20 से 20,000 हर्ट्ज। इन्हें ऑडिबल वेव, श्रव तरंगे कहते हैं। तो दूसरा लिखना इसमें, इंफ्रासोनिक वेव, अवश्रव्य तरंगे। इंफ्रासोनिक वेव, अवश्रव तरंगे। यदि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, यदि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, तो ऐसी तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव। तो इन्हें इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। मानव के कान इसे सुन नहीं सकते। यह उत्पन्न होते भूकंप में, अर्थक्वेक में, ज्वालामुखी में, हाथी, वेल, इन तरंगों के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो, एलिफेंट, वेल, इसी के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है वो एक दूसरे से बात करते हैं, किनके आधार पर? इन्हीं वेव की मदद से। पर वो हमें नहीं समझ में आएगा, उन्हें समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके कान उसके लिए सेंसिबल है, संवेदनशील है। इसलिए वेल और हाथियों में जो कम्युनिकेशन होता है वो किनके माध्यम से? इंफ्रासोनिक के माध्यम से। भूकंप और ज्वालामुखी, जब भी भूकंप आने की संभावना होती है ना, तो ये पहले उत्पन्न होती है। इसलिए कई जीव देखना भूकंप आने से पहले ही जगह भाग छोड़ देते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने महसूस किया, उनको आवाज आने लग गई कि अब ऐसी घटना होने वाली है। अगला, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव तरंगे। अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव तरंगे। यदि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यदि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, देन इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऐसी तरंगे पराश्रव तरंगे कहलाती हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय डॉग्स एंड बैट, चमगादड़ और कुत्तों के द्वारा यह उत्पन्न और ग्रहण की जाती है। देखना, गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं जब भी कुत्ते रात में अलग आवाज में भूखते हैं तो कहते हैं यम आए हैं। हो सकता है ये बात सच हो।
क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी तरंगे जो अल्ट्रासोनिक तरीके की हैं, उन्हीं तरंगों का सेंस उन्हें मिलता होगा जब भी कोई अंतरिक्ष यान ऐसा आता होगा जिसे हम अभी देख नहीं पाते, और कोई भी ऐसा जो होता होगा, ऐसा कोई बाहरी ग्रह का व्यक्ति जो उस यान का फॉर्मेशन कर चुका है, जिसके लिए अब हमारी ना तो आंखें सेंसिबल हैं ना आवाज सेंसिबल है, उस यान में अगर वो मान लो आते होंगे और वह किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है, केवल डॉग के द्वारा, हो सकता है वो उन्हें देखकर पहचानता हो, उसे महसूस हो रहा हो कि कोई बाहरी व्यक्ति आया है। इस वजह से उसकी आवाज जो भूकने की होती है वह भी चेंज करके वो बताना चाहता है कि वो कोई ऐसा दृश्य देख रहा है जिसे उसने इसके पहले ना देखा हो, लेकिन उसके सामने बैठा हुआ मानव उसे महसूस नहीं कर पा रहा है। इस वजह से शायद हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या बात सच है, ये निर्भर करेगा कि आने वाले समय में क्या डिस्कवरी होती है। आइए देखना, इसका उपयोग सागर की गहराई मापने में करते हैं सोनार सिस्टम में। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द सी इन सोनार सिस्टम। इसका उपयोग सागर की गहराई मापने में किया जाता है। लिखना पिच तारत्व, पिच तारत्व किसी ध्वनि का वो क्वालिटी जो मोटा या पतला है इसको दर्शाता है। पिच मतलब हाई पिच, हाई पिच जिसे पतला साउंड होता है उसे कहते हैं हाई पिच साउंड, वो ऐसा होता है। हाई पिच की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, हाई होती है। हाई पिच की फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और जो मोटा साउंड होता है उसे कहते हैं लो पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझना, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा समझना। मान लीजिएगा कि ये पर्टिकुलर दूरी मैंने रखी है, 1 सेकंड तक मैं इस दूरी को देखूंगा, इस दूरी में से जितनी वेव 1 सेकंड में गुजर जाएगी वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे बताओ, ये लोग ज्यादा गुजरेंगे जो नजदीक नजदीक हैं, या वे लोग ज्यादा गुजरेंगे जो दूर दूर है, जो नजदीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि जिनकी पिच हाई होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी पिच लो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। महिलाओं की फ्रीक्वेंसी आवाज की ज्यादा होती है, पिच हाई होता है। पुरुषों की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और पिच भी लो होता है। मोटापन आवाज में पुरुषों का इसी वजह से आता है, इसे भेदभाव नहीं कहेंगे, इसी से पुरुष पुरुष के रूप में जाना जाता है और महिलाएं महिला के रूप में जानी जाती है। लेकिन इको साउंड, प्रतिध्वनि, इको क्या है? बचपन सामान्य गुजरा होगा तो नदी के किनारे चिल्लाए होंगे, तो जो वापिस उधर से नदी ने आवाज दिया होगा वही क्या है, इको साउंड है। वो भी देख लेते हैं सारा कुछ कैसा क्यों होता है। इको साउंड, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि एक्चुअल में देखना क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने गेंद फेंकी दीवार पर और टकराकर वापिस आई, तो जब गेंद टकराकर वापिस आई तो वो प्रति गेंद है, गेंद नहीं है वो, क्या नाम है, प्रति गेंद। तो मैंने जब बोला तो मेरी आवाज गई दीवार तक, टकराकर वापिस आई, तो जो टकराकर आई वो क्या है, प्रतिध्वनि है। और इस कमरे में प्रतिध्वनियां है या नहीं है, इस कमरे में भी है, फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन पुराने किले में, खाली मकान में, बड़े मकान में, बड़े पर्वतीय भाग में हम उसे सुन पाएंगे। क्यों? खाली और 17 मीटर से डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, वापस तो अभी भी आ रही है नहीं, यहां तो सभी लोगों से टकरा टकरा कर, ये कुर्सी भी टकरा रही है, ये भी भेज रहा है, सब भेज रहे हैं, पंखा भी भेज रहा है, यहां तो उल्टी ज्यादा इको साउंड आ रही है। डिस्टेंस कम होने के कारण हमें जो उसके बीच का जो टाइम, जो अंतराल है वो पता नहीं चलता। हमारे कान पर आवाज एक पर्टिकुलर टाइम तक रुका रहता है, और अगर उस रुके हुए टाइम से पहले आवाज टकरा कर आ जाए
तो हमारा कान उसे पहचान नहीं पाता। 17 मीटर की दूरी होने पर आवाज जाता है और वापस जितने समय में आता है तब तक वो पुराना आवाज कान से निकल चुका होता है और हमारा कान फिर उस नए आवाज को सुनने की ताकत रखता है। टाइम महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि हमारे कान पर कोई भी आवाज 1/10 सेकंड तक रहती है और अगर इस समय से पहले कोई आवाज कान में एंट्री करा दो, व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाएगा। इस समय इस कमरे में प्रतिध्वनि आ रही, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कई टाइप की प्रतिध्वनियां एक साथ आ रही है। कमरा खाली होगा तो 1 या 2 प्रतिध्वनि आएगी, जिसकी वजह से मेरे कान उसे समझ लेंगे और उसे रिसीव कर पाएंगे। सर, 1/10 सेकंड जो क्या है? 1/10 सेकंड हमारे कान में कोई आवाज रहती, जैसे मैंने कहा हमारा कान, तो तुम्हारे कान पर ये हमारा कान शब्द कब तक रहेगा? 1/10 सेकंड। मैंने कहा मोदी, तो मोदी कानों में कब तक रहेगा? 1/10 सेकंड। और कोई व्यक्ति इतना रफ्तार से बोले कि वो 1/10 सेकंड से पहले दूसरी आवाज निकाल ले, तो तुमने देखा होगा समझ नहीं पाते उसकी बात को, कि इतनी तेजी से बोलते हैं कि रिसीव नहीं कर पाता है कान। तो हम उसे कहते हैं कि उनके बोलने की रफ्तार क्या हो गई है, 1/10 से कम टाइम लेते हैं वो दूसरा आवाज पैदा करने में। फिल्मों पहले चेतावनी दौड़ देते हैं। हाँ, जैसे वो देखना, तो मैं बताता हूँ ना, वो जैसे कई विज्ञापन आ रहा है ना तंबाकू का, तो इतना तेजी से वो बोलता है, तो वो उतना वैसा ही है। इसलिए तुम देखना उसे रिसीव करोगे तो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। कारण है कि उसके बोलने का जो टाइम गैप है वो 1/10 सेकंड से भी कम हो गया है, इसलिए कान रिसीव नहीं कर पा रहा है। सर, जो आंखों का है 1/16 आता है। 1/16 है, लिखना है। 17 क्या होता है सर? 17 मीटर न्यूनतम कमरे की लंबाई होगी, तभी जाकर इतने टाइम के बाद वो आवाज लौट कर आएगी और हम उसको सुन पाएंगे। प्रतिध्वनि का उपयोग कौन करता है? बैट, चमगादड़, चलने के लिए। लिखना मैक नंबर, मैक संख्या। वायु में ध्वनि की चाल को मैक, एक मैक नंबर कहते हैं, एक मैक संख्या कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज कॉल्ड 1 मैक नंबर। मतलब कितनी चाल होती है वायु की, ध्वनि की चाल वायु में? (332 मीटर पर सेकंड। अगर मैं अपनी गाड़ी ऐसी बना लाऊं, ऐसी 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाऊं जिसकी चाल कितनी हो? 332 मीटर पर सेकंड, तो मैं कहूंगा कि मेरे गाड़ी की चाल कितनी है? 1 मैक नंबर है। अगर डबल चाल कर दूं तो 2 मैक, ट्रिपल कर दूं तो 3 मैक। गाड़ियों में 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में संभव नहीं है। देखना ये चाल कोई छोटी नहीं है, मैं तुम्हें बदल कर दिखा रहा हूं। लगभग 18/5 किलोमीटर में लाने के लिए 66 नहीं, वो तो किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए। देखना ये कितनी चाल है, तो तुम्हें शायद इससे अंदाजा लगेगा। 18 108, 108 और 10 118। अब तुम्हें शायद समझ में आएगा कौन सी चाल है ये? 1188। लगभग 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी मेरी गाड़ी? फिर क्या ऐसी कोई व्हीकल बना पाएंगे? अगर ऐसी व्हीकल बनी तो उसको कहेंगे कि उसकी चाल केवल कितनी है? 1 मैक है। 332 से आइडिया नहीं लग रहा होगा, अब थोड़ा लग रहा होगा। 1200 किलोमीटर पर आवर, इतना तो वायुयान की चाल नहीं होती है। लेकिन अगर किसी भी हवाई जहाज की चाल 1 मैक से ज्यादा हो, उसकी स्पीड क्या हो? 1 मैक से ज्यादा हो, तो हम उसे कहते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक वायुयान जब चलते हैं ना, तो
उनका आवाज तुम्हारे कान में पहुंचेगा उसके पहले वो पहुंचेगा। सुपरसोनिक समझ रहे हैं? सुपरसोनिक जब वायुयान चलेगा, मान लीजिए हमला करने वाला है किसी पर, तो उसको आवाज आएगी, तो जब तक उसको आवाज आएगी तब तक वो नहीं रह पाएगा। अरे क्योंकि उसके पहले ही वो वायुयान उस पर हमला कर चुका होगा। और अब तो नए बन गए हैं, अमेरिकन लोगों ने नए बना दिए हैं हाइपरसोनिक, जिनकी आवाज 5 मैक नंबर से भी ज्यादा होती है। मतलब 1 से 5 मैक है तो सुपरसोनिक, और सुपर से ऊपर कौन है? हाइपरसोनिक। 5 मैक, 5 मैक का मतलब समझे आप? 1200 के हिसाब से 5 गुना कर दीजिए, 6000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर भी यह प्रकृति की तुलना में तुच्छ है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की गति है अभी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जितने में तुम्हारा वायुयान चलने की शुरुआत करता है उतने समय में चक्र पूरा कर देता है प्रकाश। बोले मैं तो राउंड लगा कर आ गया, तुम यही खड़े हो। 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकृति को चैलेंज करना भी इतना आसान नहीं है। लिखते चल रहा आपने, सुपरसोनिक लिख दिया, हाइपरसोनिक लिख दिया। याद रखना, जब भी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवाई जहाज चलते हैं तो उनसे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो बहुत ही भयानक और खतरनाक होती है। उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। उन्हें कहते हैं शॉक वेव, प्रघाती तरंगे। और इस वजह से जिस क्षेत्र से यह वायुयान गुजरेगा उस क्षेत्र की सभी कांच की खिड़कियां तोड़ देगा। जैसे साउथ की मूवियों में हीरो चलना शुरू करता है और कांच टूटते हैं, तो समझ जाओ कि वो हीरो सुपर सोनिक यान से चल रहा है और उसकी प्रघाती तरंगों से वो कांच की खिड़कियां टूट गई हैं। शॉक वेव उत्पन्न करते हैं वो। बिजली का चमकना पहले होता है कि बादल का गरजना पहले होता है? दोनों साथ में होते हैं। तो इसलिए उत्तर आएगा कि दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक होने की वजह से बिजली पहले चमक जाती है। और सॉरी, वास्तव में बिजली और कुछ नहीं है, 2 बादलों के टक्कर होने से उस चार्ज के रूप में विद्युत का उत्पन्न होना है। तो टकराएंगे तभी तो आवाज आएगी। तो टकराना भी एक साथ हुआ और बिजली का चमकना भी एक साथ, लेकिन बिजली पहले पहुंच गई और आवाज को पहुंचने में टाइम लगा। इसलिए लगा कि पहले बिजली मतलब चमकी और फिर बादल गरजे। लेकिन ऐसा दोनों होता क्या है? तुम अगर दिल्ली में रुके होंगे दिवाली के समय में, तो कभी छत पर खड़े हो जाना, तो वो जो हवा में उठने वाले पटाखे नहीं होते हैं, तो पहले दिख जाएगा लाइट और फिर कुछ समय के बाद आवाज आएगी, क्योंकि आवाज को पहुंचने में टाइम लगा। प्रकाश बहुत जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है। लिखना, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। सर एक्चुअली मैंने कहीं पूछा था कि किसी पेड़ पे बिजली गिरती और जल जाता है, तो उसका रीजन क्योंकि उस बिजली के गिरने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हीट का आना। गलत मान लिया था। तापीय ऊर्जा तो गलत आंसर देता भी है। तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से 3-4 ऑप्शन थे। तो तापीय हमारा नहीं, विद्युत ही ऊर्जा। विद्युत मान लिया। हाँ, सर वो टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो चार्ज होता है वो। हाँ, इसलिए तो फिर अर्थिंग का मतलब वो तापमान होता तो फिर वह चीजों को जलाता नहीं, चीजों का टेम्परेचर बढ़ा देता। जबकि जिस पौधे पर गिरेगा तो वो पौधा जल जाएगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस के तापमान पर उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक था वो। लिखना, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। देखो डॉपलर साहब क्या बताना चाह रहे हैं। प्रघाती तरंगे ने शॉक वेव लिखो, शॉक वेव होती है ये। तुमने चित्र बना लिया लेकिन उसका नाम ही नहीं रखा है। 2 महीने बाद जब खोलोगे तो कहेगा ये चित्र किसका होगा। शायद सर ने बबल बनाए होंगे पीछे और उसी से हवाई जहाज उड़ाए गए होंगे। शॉक वेव,
देखो डॉपलर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई ध्वनि का सोर्स, ध्वनि का स्रोत मतलब साउंड सोर्स गतिशील होता है, जब भी कोई साउंड सोर्स मूवेबल होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो करेगा और जो पर्सन को सुनाई देगी उसमें डिफरेंस होगा। डॉपलर साहब ये कहते हैं साउंड सोर्स जब गतिशील होता है तो रिसीविंग साउंड और प्रोड्यूसिंग साउंड की फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी यह डिपेंड करेगा कि साउंड सोर्स नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। जैसे कोई ट्रेन, आवाज करती हुई ट्रेन जब नजदीक आती है तो फ्रीक्वेंसी में अंतर महसूस होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए नहीं कि वो नजदीक आ रही है, इसलिए क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी नजदीक आने की वजह से और बदल रही है। तो डॉपलर साहब का केवल इतना ही कहना है, जब भी साउंड सोर्स गतिशील होगा तो उत्पन्न आवृत्ति और ग्रहण की गई आवृत्ति में अंतर होगा। तो लिखना, इस प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि का स्रोत गतिशील होता है, according to this effect, when source of sound is movable, then producing sound frequency and receiving sound frequency have difference। तब उत्पन्न ध्वनि तथा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में अंतर होता है, तब उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और ग्रहण की गई ध्वनि की आवृत्ति में अंतर होता है। इट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब लिखना ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। डॉपलर प्रभाव का कारण है चाल का रिलेटिवली जुड़ना और घटना। जब नजदीक आते हैं तो चाल बढ़ जाती है और चाल के बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होती है, तो चाल जिम्मेदार रहेगी। ऑप्टिक्स ले ले या फिर रोक दे अब, क्योंकि ऑप्टिक्स में 4 बातें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़नी है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, और फिर मैग्नेटिज्म, क्योंकि मॉडर्न को तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और फिर करंट। 8 बजे आएंगे संडे को फिर 8 बजे, बस 3 घंटे की क्लास और विदाई हो जाएगी। और 1, 2, 8, 9, 10 इकोनॉमी।